आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का 5वां, 6वां और 7वां क्वेश्चन। इसके पहले के 1, 2, 3, 4 नंबर के क्वेश्चन हमने आगे की वीडियो में हल कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो चलिए देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5वां क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या कह रहा है कि जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सबसे पहले जान लेते हैं। प्राकृतिक संख्या तो ये होती है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इस तरह से संख्याएं होती हैं, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। उसके आगे कोई भी संख्या n 6 की घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या है। 0 पर समाप्त होने का मतलब ये नहीं है कि वो संख्या का टोटल मान ही 0 आ जाए। 0 पर समाप्त होने का अर्थ ये है कि कोई भी संख्या हो उसके लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, कोई भी संख्या ले लेते हैं, उसके लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, 50 ले लेते हैं, इसके लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो वो संख्या क्या कहेंगे इसको कि ये अंक संख्या जो है 0 पर समाप्त हो रही है। तो हमें क्या करना है कि कोई ऐसी संख्या लेनी है, यानी 6 की घात ऐसे लेनी है जो 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को तोड़ के देख लेते हैं कि ये 0 पर समाप्त होगा कैसे। ठीक है, तो जैसे 10 को तोड़ लेते हैं, 10 को तोड़ते हैं अगर तो क्या आएगा, 2 पंजे 10, उसके बाद 5 से तोड़ते हैं तो 5 एकम 5, यानी 10 बराबर कितना आ गया, 2 गुणे 5। अभी अगर 30 को तोड़ लेते हैं तो 30 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 30 को इधर तोड़ लेते हैं, तोड़ेंगे 2 से तोड़ेंगे तो 15 आएगा, उसके बाद 3 से तोड़ेंगे तो 3 पचे 15 होगा, फिर 5 से तोड़ेंगे 5 एकम 5, यानी 30 का भाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, तो किसी भी संख्या को 0 अंक पर समाप्त होने के लिए एक कंडीशन है, वो ये है कि उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 1, 2 और 1 5 होना चाहिए, 1, 2 और 1 5 होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी संख्या है उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन इन दोनों के अलावा यानी कोई भी संख्या हो उसके अलावा 1, 2 और 1 5 जरूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर हम 2 और 5 का गुणा कराएंगे तो 2 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा, 10, और 10 से हम अगर किसी भी संख्या को गुणा कराएंगे तो लास्ट में 0 तो आ ही जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें ये जो अभाज्य गुणनखंड है इसमें अगर 2 और 5 दोनों आता है तो ये संख्या 0 पर समाप्त हो जाएगी, अगर नहीं आता है तो नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हल करते हैं। इसमें लिखना क्या है, तो हमें संख्या कौन सी दी गई है, 6 की घाते n। ठीक है, 6 की घाते n, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ हमें n का मान नहीं पता है, n का मान नहीं रखना है, 1, 2, 3, 4, 5 ये रखना नहीं, सिर्फ हल करना है। 6 को तोड़ डालते हैं। ठीक है, 6 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 गुणे 3, 2 गुणे कितना हुआ 3, और इसकी घात कितनी हो गई n, यानी 2 3 6, 6 की घाते n। लेकिन यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या थी कि 1, 2 आना चाहिए और 1 5 आना चाहिए। अगर 2, 2 आ जाए, 5 यानी 1 से ज़्यादा आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1, 1 जरूर आना चाहिए। तो यहाँ पर तो हमारा 2 तो आ गया है लेकिन 5 नहीं आया, तो यानी कि हमारी ये जो संख्या है गुणा करने पे 10 तो आएगा नहीं, क्योंकि अगर 2 और 5 होता तो 10 आता था, उसके बाद किसी भी संख्या से गुणा कराते तो वो 0 आ जाता। लेकिन इसमें क्या है, 2 तो आया है लेकिन 5 नहीं आया है, इसलिए ये संख्या क्या होगी, 0 अंक पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः 6 की घाते n के अभाज्य गुणनखंड क्या है इसका, और 2 गुणे 3 की घाते n में 5 उपस्थित नहीं है, 5 उपस्थित नहीं है। अतः यह संख्या 6 की घाते n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। ठीक है, ये इतना आपको इसमें क्या करना है, लिख देना है। ठीक है, ये हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन। तो चलिए अब 6वां क्वेश्चन हल कर लेते हैं। 6वां क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13
और यहाँ पे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, उसके बाद प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सबसे पहले इसमें जान लेते हैं कि भाज्य संख्या होती क्या है। तो भाज्य संख्या वे होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, वे भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे हम अगर 2 लिख लें और 4 लिख लें तो इसमें 2 अभाज्य संख्या है, ठीक है। 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, और 4 क्या है, भाज्य संख्या है। कैसे है, देखिए अगर 2 को हम तोड़ेंगे तो या इसको इस रूप में लिख सकते हैं 2 1 कम 2 या 1 दूनी 2, ठीक है। यानी अगर 2 को 1 से तोड़ेंगे 2 1 कम 2 या 1 दूनी 2, इसमें कितने संख्याएं आ रही हैं, या तो ये स्वयं से कट रहा है या तो 1 से कट रहा है। लेकिन अगर 4 को यहीं पर तोड़ेंगे तो ये 1 से भी कट जाएगा, 1 चौके 4, 2 दूनी भी 4 हो जाएगा, और 4 1 कम भी 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, यानी कि ये क्या है, भाज्य संख्या है। जो संख्या स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य से भी कट जाए वो संख्या क्या होती है, भाज्य होती है। तो हमें यही इसमें दर्शाना है, ठीक है, कि ये जो संख्या दी गई है 7 11 13 प्लस 13, और इधर 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5, ये भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम इस वाले को हल कर लेते हैं। तो ये संख्या है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। देखिए इसमें 13 13 कॉमन मिल रहा है, इधर भी 13 है और इधर भी 13 है। 13 13 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अंदर कितना बचा, यहाँ 7 बचा, इधर 11, 7 गुणे 11, ये 13 बाहर आ गया तो इसकी जगह क्या बचा, प्लस का 1। अब करेंगे 13 गुणे 7 में 11 से गुणा करेंगे तो 11 सत्ते कितना होगा, 77 प्लस का 1, यानी 13 गुणे 77 और 1 कितना होगा, 78। अब 13 से 78 को गुणा करेंगे तो 13 और 78 का गुणा कितना आएगा, 1014, ठीक है। और अगर किसी संख्या के लास्ट में 4 आता है, यानी 0 2 4 6 8, अगर ये किसी संख्या के लास्ट में आता है तो ये 2 से कट जाती है। इसका मतलब ये है कि इसके लास्ट में कितना आया है, 4, तो ये संख्या किससे कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी। ये संख्या स्वयं से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी और 2 से कटेगी। अतः 1014 भाज्य संख्या है, ठीक है। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो हमारी संख्या है ये पूरी, ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। अभी दूसरे को भी हल कर लेते हैं। कितना है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 और गुणे 2 और गुणे 1, उसके बाद प्लस का 5। इसमें भी देखिए 5 और 5 कॉमन मिल रहा है, तो 5 क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। थोड़ा आसान हो जाएगा गुणा भाग, इसीलिए कॉमन लेते हैं। बाकी आप गुणा करना चाहो तो इन सबका गुणा करके उसके बाद लास्ट में 5 जोड़ दोगे तब भी वही मान आएगा, ठीक है। बचा गया यहाँ पे 7 और इधर बचा 6, 5 तो बाहर चला गया, क्या बचा 4 और उसके बाद 3 और उसके बाद 2 और उसके बाद 1 और प्लस यहाँ 5 बाहर गया तो इसकी जगह क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। हल करते हैं इसको, तो 5 यहाँ गुणा करते हैं, 7 छंग 42। अब 42 चौका कितना हो जाएगा, पहले गुणा करते हैं, ऐसे चलते, 7 छंग 42। यहाँ करेंगे 4 तियाँ 12, 12 दूना 24 और 24 से कम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा और प्लस का 1। उसके बाद 5 ब्रैकेट लगाएंगे, 42 से 24 को गुणा कर लेते हैं। तो 24 दूना कितना होता है, 48, 48 की 8 हासिल बचा कितना, 4। 24 चौका कितना होगा, 96, और 96 में अगर हम कितना जोड़ दें, 4, तो 96 4 कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। और प्लस का कितना है, 1। अब देखिए इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 108 में 1 जोड़ेंगे तो कितना, वो 1008 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1009। अब 1009 में अगर हम 5 से गुणा कराते हैं तो 5 9 45, 5 से 0 का गुणा 0 और 5 1 5। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 या 5 आता है तो ये संख्या 5 से भी कट जाती है। इसका मतलब ये संख्या 5 से भी कट जाएगी, ये स्वयं से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। इसका मतलब ये भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। अतः यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है। तो हमने दोनों को क्या किया, प्रूफ कर लिया कि ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं, एक अभाज्य संख्या है। अभी लास्ट का क्वेश्चन 7वां बचा हुआ है, ठीक है। इस प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो चलो इसको भी हल कर लेते हैं।
तो देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है सातवां। तो क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे एक ही स्थान पर एक समय में चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चलें, तो वे कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, यानी कैसा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार मतलब गोलाकार का पथ है एक, ठीक। इसी पथ का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो वृत्ताकार पथ का हल करते हुए चलेंगे, समझते हुए। वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगता है समय, ठीक है, सोनिया को लगा समय बराबर 18 मिनट, ठीक है। उसके बाद उसी पथ का चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट, ठीक है। तो वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में, मतलब इसका मतलब है कि यही सब रहेगा, यहाँ पे हो जाता है रवि, रवि को लगा समय बराबर है 12 मिनट, ठीक है। यानी सोनिया को उसी पथ का चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, लेकिन रवि 12 मिनट में ही कर लेता है। अब ज्ञात क्या कर रहे हैं कि यदि वे एक ही स्थान पर, मान लो यहाँ पर हैं दोनों और यहीं से चलना प्रारंभ करें, दोनों एक साथ एक ही दिशा में जाएं, मान लो इसी दिशा में जाएं, तो ये फिर से एक ही स्थान पर कब मिलेंगे। पहली संख्या क्या दी गई है 18 और दूसरी कितनी है 12, ये संख्या है 18 और 12। अब हमें ज्ञात करना है कि ये दोनों पुनः एक साथ कब मिलेंगे। तो इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, LCM निकाल लेंगे, यानी लासा निकालेंगे। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 × 3 × 3, यानी 2 3 6 6 3 18। 12 को भी तोड़ लेते हैं तो 12 बराबर होगा 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 4 3 12। हमें LCM निकालना है, ठीक है। LCM निकालना है तो क्या करेंगे, पहले जो संख्या मिल रही है उसको लिखेंगे, यानी 2 लिख लिए गुणे, यहाँ पर 3 मिल रहा है तो इसको लिख लिए 3 गुणे। अब जो संख्या नहीं मिल रही है उन दोनों को भी लिख लेंगे, ठीक है। अब गुणा कराएंगे तो 2 3 6, 6 दूनी 12 और 12 3 कितना होगा 36। यानी क्या पूछ रहा था इसमें कि कितने समय बाद वे पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो दोनों कौन, रवि और सोनिया, पुनः 36 मिनट बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे। एक ही स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमने इस प्रश्नावली के तीनों को, लास्ट के तीनों क्वेश्चन को हल कर लिया है। ये प्रश्नावली समाप्त होती है। आगे की वीडियो में आगे की प्रश्नावली हल करेंगे, यानी 1.3 को हल करेंगे। तो जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और अच्छे से यूपी बोर्ड परीक्षा 2022-23 की तैयारी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।